the House is agreed. Now, Sri Ramesh Pokhriyal Nishank. महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हिमालयी राज्यों की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति तथा अवस्थापना, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक वर्ष भूस्खलन, बादल फटने, भूकंप, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाएं घटित होती हैं, जिसके फलस्वरूप जान और माल का भारी नुकसान होता है, पर विचार करते हुए तथा इन राज्यों विशेष रूप से उत्तराखंड राज्य के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए यह सभा केंद्रीय सरकार से हिमालयी राज्यों के लिए एक स्वतंत्र केंद्रीय मंत्रालय गठित करने का आग्रह करती है, जो इन राज्यों के समग्र और त्वरित विकास के लिए उत्तरदायी होगा और विशेष रूप से निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा। 1. हिमालय राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों की पहचान कराना तथा उसके संपूर्ण संरक्षण एवं समग्र विकास करना। 2. पिछड़े क्षेत्रों विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराना। 3. विशेष रूप से उत्तराखंड राज्य में सीमा पार से हो रही घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय करना। और 4. नई रेल लाइनें बिछाना, जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करना, सड़कों के निर्माण करना तथा अन्य अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाओं के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों की अनुशंसा करना तथा हिमालय संपदा पर आधारित उद्योगों की स्थापना कर आर्थिक मजबूती देकर पलायन को रोकना है। महोदया, ये जो हिमालय के क्षेत्र है श्रीमान महोदय, ये हिमालय का जो पूरा क्षेत्र है इसमें 11 राज्य हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। इसका जो पूरा क्षेत्रफल है ये 5,93,000 वर्ग किलोमीटर है। ये कहीं घनघोर जंगल हैं तो कहीं गगनचुंबित पर्वत श्रृंखलाएँ हैं तो कहीं ताल बुग्याल हैं तो कहीं गाढ़ गधेरे हैं। बहुत ही विषम परिस्थितियों से जुड़ा है। यदि इसकी जनसंख्या को देखा जाए तो 2011 की जनगणना में 7,51,13,058 इसकी जनसंख्या होती है और 52 जिलों वाला ये हिमालय का क्षेत्र 40 लोकसभाओं का प्रतिनिधित्व करता है। महोदया, ये अलग से हिमालयी राज्य का एक अलग से केंद्रीय मंत्रालय बनाने की बात कोई नई नहीं है। ये समय समय पर उठती रही है। पहले भी 17 मार्च 1992 को योजना आयोग ने विशेषज्ञों का दल गठित किया था। डॉक्टर JS कासिम इसके अध्यक्ष थे। इस दल ने पूरे हिमालय का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला था कि अति संवेदनशील होने के कारण यहाँ हिमालय विकास प्राधिकरण बनना चाहिए। प्राधिकरण का खाका भी तैयार कर लिया गया था। प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होंगे और हिमालय का एक अलग मंत्रालय बनाकर उसमें 3 मंत्री स्थापित होंगे। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हिमालय है, ये हिमालय सालाना 10 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी एशिया महाद्वीप के सभी देशों को देता है और उत्तरी भारत की नदियों में हर साल 650 घन मीटर पानी हिमालय से ही आता है। ये एशिया का वाटर टावर कहलाता है महोदया, ये हिमालय का क्षेत्र। इसमें यदि कहा जाए तो पानी की कुल ज़रूरत का 60% हिमालय से ही मिलता है। हिमालय को एशिया का वाटर टावर इसलिए भी कहा जाता है कि इससे जो सैकड़ों नदियां निकलती हैं, उन नदियों से जो पानी जाता है वो भारत के तमाम राज्यों का 50% से भी अधिक जनसंख्या को आच्छादित करता है, प्यास को बुझाता है और अन्न को पैदा करता है। ये भारत में जो हिमालय का क्षेत्र है 2500 किलोमीटर का है और इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर है।
महोदय, ये हिमालय जल, जंगल, जमीन और जन के अतिरिक्त इस हिमालय के दो बड़े पहलू हैं। इसमें है मौसम और मानसून। यह उत्तरी एशिया से आने वाले बर्फानी हवाओं को रोककर हमें बर्फीली सर्दियों से बचाता है। मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में बारिश को बरसाता है। दरअसल दक्षिण पश्चिम से आने वाले सभी हवाएं भारत समेत पूरे उप महाद्वीप में फैलती हैं। यदि हिमालय न होता तो इन्हें रोकने के लिए कोई बाधा न मिलती और हवाएं मध्य एशिया की तरफ जाती। हिमालय इन हवाओं के सामने एक दीवार खड़ी कर देता है और इन्हें भारतीय मैदानों में बरसने के लिए मजबूर करता है। हिमालय के कारण उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार जैसे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो उपजाऊ मैदान को तैयार करते हैं। ये इलाके देश को खाद्यान्न का भंडार हैं और हिमालय के कारण इन इलाकों में तेज गति से नदियाँ भी बहती हैं। महोदय, ये हिमालय 7 करोड़ वर्ष पुराना युवा पर्वत है। इससे पुराना लेकिन युवा, सबसे पुराना है लेकिन युवा इसलिए पुराना है कि इसने बहुत कुछ दिया है। बहुत सारी मानव सभ्यताएं दी हैं, संस्कृतियां दी हैं, नदियां दी हैं, ऋतुचक्र दिया है, मौसम, मानसून, और इतना ही कुछ नहीं तो बहुत कुछ दिया है। बहुत लंबा है भाई। और यदि देखा जाए महोदय तो हिमालय महोदय यदि देखा जाए तो हिमालय पूरी दुनिया का प्रेरणा का स्रोत रहा है। इसकी भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो कभी भूस्खलन, कभी भूकंप और कभी बाढ़। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि चाहे मालपा का प्रकरण हो जिसमें 14 राज्यों के तमाम लोग हताहत हुए थे, चाहे ऊखीमठ का हो, चाहे उत्तरकाशी का भूकंप का हो, या वर्तमान में आई केदारनाथ की त्रासदी हो जिसमें सिरमन 24 राज्यों के 20,000 से भी अधिक लोग हताहत हुए। इसलिए ये विषम भौगोलिक परिस्थितियों और इसकी जटिल अपने प्रकार की समस्याएं हैं। इन समस्याओं को देखते हुए बार बार ये बात उठती रही है कि हर हालत में हिमालय राज्यों का एक अलग मंत्रालय हो जो उसके अलग नीतियां बनाए। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का भी अभी कोई इस तरीके से कोई नीति इस स्तर पर नहीं बनती है। यदि प्राकृतिक आपदा और भौगोलिक स्थिति से अलग हटकर देखा जाए तो सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र। सामरिक दृष्टि से इसलिए सिरमन ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है कि ये कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जोड़ता है, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार सहित तमाम अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। और उसकी जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ कहीं माओवाद की गतिविधियाँ फैलती हैं, वहीं अरुणाचल में घुसपैठ होती है तो उधर ही म्यांमार की ओर से घुसपैठ होती है। हम यदि उत्तराखंड की बात करें सिरमन, तो लगभग 250 किलोमीटर नेपाल की सीमा और लगभग 325 किलोमीटर खुली चीन की सीमाओं से क्षेत्र जुड़ा है। पिछले दिनों माओवाद की गतिविधियां सारे देश के सामने आई थी जब माओवादियों का जो कमांडर, एरिया कमांडर था, उसको गिरफ्तार किया गया था, उनके कैंपों को ध्वस्त किया गया था जो भारत की सीमाओं पर थी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सिरमन कि देश की एकता, अखंडता और देश की सामरिकता की दृष्टि से भी बहुत ज़रूरी है कि केंद्रीय एक ऐसा मंत्रालय गठित हो जो इन सब की चिंता करे। लिपू लेक और काली नदी से लेकर के और मेला घाट और चाहे वो बाड़ाहुती का जो ये बद्रीनाथ के आगे जो इस सीमा पर बाड़ाहुती में जब तक चीन की कहीं ना कहीं सैनिक घुसे आते हैं, ये नितांत सामरिक दृष्टि से संवेदनशील है। और इसलिए ये क्षेत्र देश की जो सीमाओं को सुरक्षित रखने की दिशा में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सिरमन बार बार
ये बातें उठती रही हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि ये हिमालय ये वाटर का एक पुंज है, और चाहे श्रीमान इसकी जो नदियां हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की चिनाब और सतलज हो, चाहे हिमाचल की जो रावी हो, सतलज, ब्यास, यमुना हो, चाहे उत्तराखंड की गंगा यमुना शारदा काली गंगा हो, चाहे सिक्किम की ताप्ती नदी, लोहन और लाचू नदी हो, और चाहे मेघालय की सिरमन, दुधनाई और कृष्णाई, जिनारी और दिदाक इत्यादि नदियां हों, चाहे त्रिपुरा की वो गुमती, मनु, धलाई और खुआही नदी हो, और चाहे मिजोरम की तिबांग, तुरेल और ट्यूवाल, कोडाड सहित तमाम नदियां हों, चाहे मणिपुर की वराक हो, चाहे नागालैंड की धनसारी, दोयांग, दिक्कू सहित बहुत सारी नदियां हैं, अरुणाचल की कामिंग, शुभानसरी, लोहित सरित और असम की तमाम नदियां, यदि देखा जाए श्रीमान तो ये हिमालय पूरे एशिया का वाटर टावर है। इसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि श्रीमान ग्लेशियर पीछे जा रहे हैं, ग्लेशियर पीछे जाएंगे, इन नदियों का पानी कम होगा, पूरे देश को नहीं दुनिया को संकट होगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस हिमालय का संरक्षण और संवर्धन उसी ताकत के साथ किया जाए। श्रीमान यदि देखा जाए तो ये जो हिमालय का क्षेत्र है, ये पूरे देश और दुनिया को जवानी भी देता है, पानी भी देता है और प्राणवायु भी देता है। ये देश की सीमाओं से लगे, यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं श्रीमान, तो उत्तराखंड के औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर पहली पंक्ति में राष्ट्र की सीमाओं पर कुर्बानी देता है, और दूसरी पंक्ति में उसकी माँ बहनें दो विदेशी सीमा पर सेनानी की तरह देशभक्ति का अनन्य प्रमाण देती हैं। श्रीमान 1962 का चीन का युद्ध इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड की महिलाओं ने सेनानियों की तरह चीन की सीमाओं को रोका था। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ श्रीमान कि ये देश की आज़ादी से पहले हो, ये देश की आज़ादी के बाद, ये हिमालय के इन सपूतों ने ये देश की आज़ादी से पहले यदि देखा जाए तो देश की रक्षा में तमाम लोगों ने वीरता को पदक प्राप्त किए। देश की आज़ादी से पूर्व लगभग 365 वीरता पदक इस हिमालय के लोगों ने किया है। और देश की आज़ादी के बाद चाहे परमवीर चक्र हो, अशोक चक्र हो, महावीर चक्र हो, कीर्ति चक्र हो, शौर्य चक्र हो, वीर चक्र हो, लगभग 1034 तो अकेले उत्तराखंड के हैं जिन्होंने 1034 परमवीर चक्र भी मिला है। तो अशोक चक्र 5 को मिला, महावीर चक्र 11 को मिला, कीर्ति चक्र 24 को मिला, वीर चक्र 95 को मिला, शौर्य चक्र 140 को मिला। यदि इसको लंबा देखा जाए श्रीमान तो लगभग 1034 तो केवल और केवल उत्तराखंड की उस वीर भूमि से हैं, ऐसे जवान जिन्होंने देश का माथा ऊंचा किया, पहली पंक्ति में देश की सेवा के लिए और अपने को कुर्बान किया है। तो इसलिए श्रीमान मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो क्षेत्र जवानी भी देता हो, देश को पानी भी देता हो और प्राणवायु भी देता है श्रीमान, वो क्षेत्र ये भारत सरकार की वन नीति है कि 60% से भी अधिक ये हिमालय का क्षेत्र वनोपज देता है, वनों से आच्छादित है। और 60% से भी इस देश का 60% से भी अधिक वन क्षेत्र हिमालय की श्रृंखला ये बात को साबित करता है कि हम ऑक्सीजन देते हैं श्रीमान। 60% ये जो वहाँ की वन उपज है उस पर ये हिमालय के लोग हाथ भी नहीं लगाते हैं। वहाँ पर जो तमाम वन की उपज है उसकी रक्षा करते हैं। श्रीमान एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, शायद दुनिया का बहुत बड़ा उदाहरण होगा। अकेले उत्तराखंड में 12,500 वन पंचायतें हैं। इन 12,500 वन पंचायतें वो हैं कि यदि 20-20, 21-21 लोग भी उसमें हों तो 2.5 लाख से 5 लाख लोग प्राणों को हथेली पर रख करके उन वनों की रक्षा करते हैं। जब वनों पर आग लगती है तो परिवार के परिवार कूद जाते हैं, तमाम लोग हताहत हुए श्रीमान, दर्जनों सैकड़ों लोग। यदि पहले से देखा जाए ये वन क्षेत्र को अपने बच्चों की तरह पालते हैं, लेकिन स्थिति क्या है कि उनके हक हकूक नहीं मिलते, उनको हल लगाना पड़ता है श्रीमान। उनको एक छोटी सी लकड़ी नहीं मिलती, सूखी लकड़ी भी नहीं उठा सकते हैं, ये चारा पत्ती भी नहीं उठा सकते हैं। वन अधिनियम 1980 इतना कड़क है कि उसने वहाँ के लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया।
जो लोग बच्चों की तरह अपने जंगलों को पालते थे, आज वो दुश्मन के रूप में खड़े हो गए। इसलिए जो भारत सरकार की नीति है, ये नीति ठीक नहीं है। जो मित्र थे उनको शत्रु बनाने की थी, इस बना करके और लोगों को खड़ा कर दिया। इसलिए ये जो वन संपदा है, इसका भी उपयोग हिमालय के लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है श्रीमान कि ये जो परिस्थितियां हैं, अभी हक हकूक मिलता था लोगों को, वो हक हकूक मिलने तक भी बंद हो गए थे। अपने खेत में उपजे पेड़ को भी वो काट नहीं सकता, उसके लिए कानून है। वो अपने खेत में उगा जो पेड़ है उसको भी काटने के लिए उसको दर दर भटकना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी। तो श्रीमान, हमने वनों को मित्र बनाने की जगह लोगों को उसका दुश्मन बना दिया है। इसलिए ये जो बार बार आती है बात कि ये हिमालय की अलग नीति होनी चाहिए, अलग मंत्रालय होना चाहिए श्रीमान, इसलिए ये उस बात को और पुख्ता करता है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ श्रीमान कि जो हिमालय का क्षेत्र है, वो हिमालय का क्षेत्र कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्रीमान पूरी दुनिया की आध्यात्म की राजधानी है। ये हिमालय का क्षेत्र देश की संस्कृति का प्राण है। ये वही हिमालय का क्षेत्र है जहाँ वेद पुराण उपनिषदों का जन्म हुआ है। ये वही हिमालय का क्षेत्र है श्रीमान जहाँ आयुषो वेदा आयुर्वेद की बात हुई है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम की बात हुई है। आज सारी दुनिया योग पर आकर के खड़ी हुई हो गई है। आज सारी दुनिया थक हार करके आयुर्वेद पर खड़ी हो गई। यह हमारी शाश्वत चिकित्सा है। ये शाश्वत चिकित्सा का भी जन्म श्रीमान इस हिमालय की धरती उत्तराखंड में ही आयुर्वेद का जन्म हुआ है। चर्य ऋषि का डांडा आज भी वहाँ पर है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद, ये जो जड़ी बूटी है, जो हमारी संजीवनी जड़ी बूटियाँ हैं श्रीमान, ये पूरे हिमालय के क्षेत्र में ही संजीवनी जड़ी बूटियाँ हैं। ये पूरी दुनिया के तन को ठीक करने का मादा रखती हैं। और इसलिए ये जो आयुर्वेद का विकास करना और उस क्षेत्र में जड़ी बूटियों का उत्पादन करना श्रीमान, दोनों काम होंगे। जहाँ हमारे वन पर्यावरण को संशोधित करते हैं, यदि यहाँ के किसानों को ये जड़ी बूटियों का उत्पादन और दोहन करने की एक नीति होती, तो आज ये सारा हिमालय का क्षेत्र बहुत सरसब्ज होता, वहाँ से पलायन नहीं होता। पलायन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है श्रीमान वहाँ का। यदि हिमालय क्षेत्र के, जैसे मैंने अभी आंकड़े दे श्रीमान, जिस दिन नौजवान पलायन करेगा, गांव खाली होंगे, देश की सुरक्षा को भी खतरा होगा। देश को ऐसे नौजवान नहीं मिलेंगे, सेना को ऐसे पुरुषार्थी वीर नौजवान सेना में भर्ती होने के लिए अभाव पैदा होगा, जो अपने जान को हथेली पर रख करके देश के लिए किसी सीमा तक कुर्बानी देते हैं। और इसलिए ये जो आयुर्वेद का जन्मदाता है उत्तराखंड, मैं समझता हूँ कि ये सारी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमान, आपको तो याद होगा कि जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे श्रीलंका में, तो तब हनुमान जी यही उत्तराखंड से द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी लेकर के वो गए थे उनकी मूर्छा को ठीक करने के लिए। ये वही क्षेत्र है श्रीमान। ये द्रोणागिरी पर्वत आज भी हमारे पास है। और श्रीमान, ये जोशीमठ से आगे 10 किलोमीटर क्षेत्र में है उत्तराखंड में। आज भी वहाँ के लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि द्रोणागिरी पर्वत का एक जो हिस्सा है वो टूटा हुआ है। वो उसकी पूजा करते थे पर्वत की। वो हनुमान जी से आज भी बहुत नाराज हैं कि हमारे पर्वत को हनुमान जी उखाड़ करके ले गए। मैं संदर्भ बस इसलिए इस बात को कहना चाहता हूँ श्रीमान, जब हमारे पास आज भी जड़ी बूटियाँ हैं, जब हमारे पास पूरी दुनिया के तन को ठीक करने का मादा है, तो क्यों न ऐसी भारत सरकार के स्तर पर ऐसी नीति बनाई जाए जो न केवल देश के तन और देश के व्याधियों को दूर करने का मादा रखे, बल्कि दुनिया भी आश्वस्त हो हिंदुस्तान के प्रति की जो हिंदुस्तान के अंदर आयुर्वेद की शाश्वत चिकित्सा है, उससे वो जिंदा रह सकते हैं। और इसलिए मैं बहुत पुरजोर तरीके से इस बात को भी कहना चाहता हूँ श्रीमान, अभी देखिए रामदेव जी ने योग और आयुर्वेद को पूरी दुनिया में लहलाया है। वो उसी धरती से आते हैं, उत्तराखंड की धरती से आते हैं। आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में गौरव से सिर ऊंचा करके योग और आयुर्वेद की बात करता है। श्रीमान, आध्यात्म के क्षेत्र में जैसे कि मैंने कहा कि यदि ये हिमालय का क्षेत्र पूरी दुनिया के तन को ठीक करने का मादा रखता है, तो ये हिमालय का क्षेत्र मन को भी ठीक करने का मादा रखता है। श्रीमान, जब भी दुनिया का आदमी हताशा, निराश और कुहासा से होकर के गुजरता है,
तब तब वो हिमालय के क्षेत्र में आकर के एक नए जीवन को लेकर के जाता है। ये ऋषि मुनियों की तपस्थली है श्रीमान। यहाँ वेद पुराण और उपनिषद पैदा हुए हैं श्रीमान। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये भारत की संस्कृति का प्राण है। ये जो क्षेत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद दिलाना चाहता हूँ श्रीमान, विवेकानंद मायावती आश्रम से जब शिकागो के लिए गए थे तो पहली बार, जो अब पहले अल्मोड़ा जिले में था, अब चंपावत जिले में आ गया, पहली बार पूरे देश का पहला प्रेस वहाँ पर लगाया था मायावती में उन्होंने। और विवेकानंद मायावती से लेकर के उसी हिमालय की प्रेरणा को लेकर के और विवेकानंद शिकागो गए थे। और श्रीमान जब वो शिकागो से लौटे तो सबसे पहले वो उसी भूमि में उन्होंने प्रणाम किया था। तो आध्यात्म की जो ताकत थी श्रीमान, वो हिमालय से लेकर के गए थे, जिसको उन्होंने सारी दुनिया में सरसाया था। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दुनिया की, चाहे हमारे 4 धाम है, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, पीरान, कलियर, हेमकुंड साहिब, रीठा साहिब, और श्रीमान इतना ही नहीं तो हर कदम पर शक्ति के पुंज हैं। हर कदम पर वहाँ शांति और शक्ति के केंद्र हैं, पुंज हैं। ये धरती ऋषि मुनियों की धरती है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये केवल देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है। श्रीमान मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा है। ये पहला दुनिया का विश्वविद्यालय ये उत्तराखंड की धरती पर इसी हिमालय में था, जिसका नाम बद्रीश विश्वविद्यालय था। और स्वयं वेद व्यास इसके कुलाधिपति थे। ये धरती वही है श्रीमान जहाँ संस्कृत का जन्म हुआ। संस्कृत, जिस संस्कृत से सारी दुनिया की भाषाएं पैदा हुई है श्रीमान, ये संस्कृत का भी जन्मदाता है। और मुझे गौरव होता है इस बात का कि कालिदास की जो जन्मस्थली वही उत्तराखंड है, वही हिमालय है। श्रीमान जिस महापुरुष के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, वो भरत की भी जन्मस्थली उत्तराखंड होती है, हिमालय होती है। कोटद्वार के पास कर्ण आश्रम है श्रीमान, जहाँ भरत का जन्म हुआ था। और आज उस महापुरुष के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। इसलिए ये जो उत्तराखंड है, जो ये हिमालय का क्षेत्र है, जो हमारे 11 राज्य हैं श्रीमान, वो हिंदुस्तान के लिए ये प्रेरणा का पुंज है। शिक्षा के केंद्र के बारे में चाहे ऋषि मुनियों की तपस्थली हो, चाहे गुरुकुल हो, आज भी वर्तमान में भी श्रीमान यदि देखा जाए तो नैनीताल, मसूरी, देहरादून, ये 3 स्थान श्रीमान ऐसे हैं जहाँ आधी से अधिक दुनिया के बच्चे पढ़ते हैं। सारी दुनिया का सर्वाधिक बच्चा यदि पढ़ता है तो ये हिमालय की इस कदरा में पढ़ता है श्रीमान। आज वो शिक्षा का केंद्र है। IAS अकेडमी, IFS अकेडमी, सैन्य अकादमी, IIM, NIT, IIT सहित तमाम ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान हैं, ये हिमालय के केंद्र में हैं, जो निश्चित रूप में एक शैक्षणिक वातावरण को पूरे देश और दुनिया के लिए तैयार करते हैं। श्रीमान ज्योतिष का भी यहीं जन्म हुआ है, जिसके सामने विज्ञान भी बौना पड़ता है श्रीमान। ज्योतिष जो लाखों वर्ष पहले और लाखों वर्ष आगे की गणना करने की ताकत रखता है, ऐसे ज्योतिष का भी वहीं जन्म हुआ। लेकिन नीति के अभाव में आज वो ज्योतिष विज्ञान दम तोड़ रहा है। इसीलिए बार बार इस बात को कहने के लिए हिमालय वासी खड़े होते रहे हैं कि ये जो चीज़ है, जो देश की आत्मा है, वो मर रही है, वो भटक रही है। जो देश की संस्कृति का प्राण है वो मुरझा रहा है, इसको बचाने की ज़रूरत है। और इसलिए ये ज्योतिष केंद्र जो देवप्रयाग में इतना बड़ा केंद्र था श्रीमान, सारी दुनिया के लोग यहाँ आते थे, दुनिया के लोग सारे यहाँ आते थे। और श्रीमान मैं ये भी कहना चाहता हूँ, वेद पुराण उपनिषदों का जन्मदाता ये हिमालय है। लेकिन पिछले दिनों में जब यूरोपीय देशों की यात्रा पर था तो मुझे बर्लिन में बताया गया कि वेद भवन है यहाँ पर। और मुझे ये कहा जा रहा था बर्लिन में कि वेद का जन्म इधर ही होता है। तो श्रीमान यदि हम अपनी उन थातियों को संभाल करके नहीं रखेंगे तो यही स्थिति होगी जैसे हमारी जड़ी बूटियों को चीन आज पेटेंट कर रहा है श्रीमान। कीड़ा जड़ी जैसी जड़ी जो एक किलो 10-10 लाख में जाते हैं श्रीमान। बहुत सारे ऐसे दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो सारी दुनिया में नहीं मिलती, वो हमारे हिमालय में मिलती हैं। इसका संरक्षण और संवर्धन की जरूरत है। भारत सरकार को चाहिए था कि ये शक्ति का पुंज उसको संरक्षित और सुरक्षित करती। इसलिए बार बार ये मांग उठ रही है कि देश को जरूरत है। उस क्षेत्र वासियों को ही जरूरत नहीं श्रीमान, वो क्षेत्र तो देश के लिए कुर्बान है, वो क्षेत्र तो देश के लिए समर्पित है।
इसलिए देश में ऐसा मंत्रालय होना चाहिए जो उसकी नीतियों को सुनिश्चित करे और देश की समृद्धता के लिए वो क्षेत्र महत्वपूर्ण साबित हो सके। श्रीमान, जहाँ तक संस्कृति की बात है, ऐसी परंपराएं हैं श्रीमान, सांस्कृतिक परंपराएं ऐसी धरोहर है श्रीमान कि जो देश की एकता और अखंडता को और देश के मन को बढ़ाती हैं। ऐसे उस संस्कृति के संरक्षण की भी जरूरत है। मैं एक छोटा सा उदाहरण श्रीमान देना चाहूँगा। नंदाराज हिमालय का महाकुंभ एक नंदाराज यात्रा होती है श्रीमान, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ऊंचाई पर होने वाली 280 किलोमीटर जो 20 दिन के अंदर पूरी होती है श्रीमान। और वो एकता का, सौहार्दता का, साहस का, पराक्रम का ऐसा प्रतीक है जो जूरा गली को पार होकर के जाते हैं, मौत को भी मात करते हैं श्रीमान। और उसमें जाति पाति नहीं, सारे लोग एक साथ रहते हैं, कौन कहाँ का और कौन कहाँ का नहीं। वहाँ के गांव के लोग अतिथि देवो भव, अपने घर खाली कर देते हैं। उनको ये मतलब नहीं ये कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए, किस जाति का है, किस पंथ का है, अच्छा है या खराब है, तुम हमारे अतिथि हो। सारे लोग आते हैं, इन 20 दिनों में उनके गांव में रुकाते हैं, लोग अपने बाहर रहते हैं श्रीमान। ये नारी यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी का सम्मान करना हिमालय की संस्कृति में सारी दुनिया कहीं अंश मात्र भी खड़ी नहीं होती है। और इसलिए वो हिमालय का महाकुंभ नंदा राज यात्रा पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा है। ये ऐसी परंपराएं, सांस्कृतिक परंपराएं श्रीमान, जो देश को ताकत देते हैं, देश के जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। और इसलिए ये सांस्कृतिक दृष्टि से हो श्रीमान, और चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो श्रीमान। गंगा की जहां हम बात करते हैं श्रीमान, गंगा स्वर्ग से उतर करके हिमालय की धरती उत्तराखंड में आई सारे विश्व के कल्याण के लिए श्रीमान। वो गंगा ये सामान्य गंगा नहीं है श्रीमान, सामान्य नदी नहीं है। मुझे अफसोस होता है इस बात का कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भी गंगा को वो स्थान नहीं मिला। गंगा को राष्ट्रीय नदी भी अभी घोषित किया गया श्रीमान। हम गंगा को नदी नहीं कह सकते हैं, गंगा तो हमारी माँ है श्रीमान। और इसलिए वो राष्ट्रीय धरोहर हो सकती है, वो अंतर्राष्ट्रीय धरोहर हो सकती है। हरिद्वार 2010 का महाकुंभ, मेरा सौभाग्य था कि मैं मुख्यमंत्री के नाते हरिद्वार का 2010 का कुंभ मैंने आयोजित किया था। 150 देशों से भी अधिक के लोग, 8.5 करोड़ लोगों ने गंगा का स्पर्श किया श्रीमान। पूरी दुनिया ने स्पर्श करने के लिए लालय थी, अपने प्राण को हथेली पर रखकर कैसे भी वो गंगा का स्पर्श करें। इसलिए ये जो गंगा के प्रति न केवल इस देश के लिए श्रीमान, पूरी दुनिया में श्रद्धा का भाव नहीं, श्रद्धा का ही भाव नहीं है, बल्कि माँ का भी भाव है श्रीमान। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब अकबर ने एक बार अपने 9 रत्नों को पूछा कि भाई गंगा, इस देश की जो सबसे पवित्र नदी है वो कौन है, तो सारे लोगों ने कहा कि गंगा है, गंगा है, गंगा है। लेकिन बीरबल कुछ बोलते ही नहीं थे। तो बीरबल से जब पूछा गया कि भाई तुम क्यों चुप हो, ये तो सामान्य सा सवाल है, सबको पता है कि इस देश की जो पवित्र नदी है वो गंगा है, तो फिर तुम चुप क्यों हो। तो श्रीमान बीरबल ने खड़े होकर के कहा कि साहब आपने कहा कि सबसे पवित्र नदी कौन सी है, मैं कहना चाहता हूँ यमुना है। तो सब लोग ठाक के मार करके हंसे। और फिर जब कहा गया बीरबल तुमको इतना भी पता नहीं है कि इस देश की सबसे पवित्र नदी गंगा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पवित्र नदी गंगा नहीं है, नदी पवित्र तो यमुना है और गंगा हमारी माँ है, वो नदी नहीं है। और इसलिए श्रीमान वो गंगा का जल श्रीमान अमृत जल है। मैं नहीं समझ पाया कि देश में ऐसी नीति क्यों नहीं बनी। उसकी एक बूंद पानी हजारों व्याधियों को लड़ने की ताकत और क्षमता रखती है श्रीमान। एक छोटी सी बूंद पानी का श्रीमान, आज से नहीं, जीते जी तो गंगा का स्पर्श और जल को पीते ही थे लोग। जब आदमी मरता था तो दुनिया का तो भी उसको उसके मुंह में एक बूंद गंगा का जल डालते थे श्रीमान, आज भी डालते हैं श्रीमान। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गंगा का जल है ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी सड़ता नहीं है। सारी दुनिया में केवल यही गंगा जल है जो कभी सड़ता नहीं है। और इस पर यदि शोध हो तो एक बूंद पानी हजारों व्याधियों, सच में वो अमृत जल है।
जो नया जीवन देता है, ऐसी गंगा मैं प्रधानमंत्री जी को बार बार अभिनंदन करना चाहता हूँ। उन्होंने गंगा पर एक अलग मंत्रालय बनाया। उन्होंने ये भी कहा है कि गंगा ने मुझे पुकारा है, गंगा ने मुझे बुलाया है। मेरा भरोसा है कि भागीरथ की तरह तमाम थपेड़े खाने के बाद जिस तरीके से गंगा गौमुख से चल करके तमाम थपेड़े खाते और तमाम थपेड़े खाने के बाद भी जो रुकी नहीं है, जो तमाम गंदगी को भी अपने में समाने के बाद जिसने अपने पवित्रता को नहीं खोया है, ऐसे गंगा की तरह हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। क्योंकि उन्होंने गंगा पुत्र होने के नाते उन्होंने कहा है और गंगा ने सच में उनको बुलाया है। मुझे इस बात की खुशी होती है श्रीमान कि उस गंगा के लिए जब मैं मुख्यमंत्री था तो एक स्पर्श गंगा बोर्ड बनाया था, गंगा और उससे संबंधित जल धाराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए। श्रीमान ये ज़रूरत है, इस देश की ज़रूरत है, दुनिया की ज़रूरत है, ये केवल एक क्षेत्र की ज़रूरत नहीं है। जब हम हिमालय की बात करते हैं तो केवल इन 11 राज्यों की बात नहीं करते हैं, हम इस देश की बात करते हैं श्रीमान, और इस देश की बात नहीं करते, दुनिया की बात करते हैं, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जो पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। और इसलिए गंगा का जो पानी है श्रीमान बहुत अमृत पानी है। यदि योजना ठीक से बनती, वैसे मुझे खुशी है, वित्त मंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अरुण जेटली जी को, कि उन्होंने नमामि गंगे ये एक बड़ा अभियान लिया, योजना बनाई है और 2023 करोड़ रुपए उन्होंने इस योजना में रखे हैं। मेरा भरोसा है कि जो अभी तक छटपटाहट थी, जो काम नहीं हो पा रहा था, वो काम होगा और गंगा एक दिन सारे विश्व के कल्याण के लिए, जिस काम के लिए गंगा धरती पर अवतरित हुई है, वो मकसद हमारा पूरा होगा। श्रीमान ये जो हिमालय का क्षेत्र है, इसको धरती का स्वर्ग भी कहते हैं श्रीमान। इसमें तमाम सैकड़ों स्विट्जरलैंड बसे हुए हैं। यदि मैं जम्मू कश्मीर से लेकर के और हिमाचल के कुल्लू मनाली से लेकर के, शिमला से लेकर के और श्रीनगर के पहलगाम, अमरनाथ और गंगटोक और गुवाहाटी से लेकर के तमाम यदि चर्चा करूं तो ऐसे सैकड़ों स्थान है श्रीमान जहां जाकर के लोग अपने मन को शांत करते हैं। ये प्रकृति का इतना बेशुमार सौंदर्य प्रकृति ने बिखेरा है श्रीमान इस हिमालय में, जिसको देखने के लिए देश ने, पूरी दुनिया तड़पती है श्रीमान। और इसलिए ये जो धरती का स्वर्ग है, इस धरती के स्वर्ग को और संजोने की आवश्यकता है श्रीमान, और संवारने की ज़रूरत है। हम कहाँ चूक कर रहे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। निश्चित रूप में चूक हो रही है और इसीलिए मैं बहुत विनम्रता से आज इस संकल्प को लेकर के आया हूँ। ये राजनीति से ऊपर उठ करके है, ये केवल एक क्षेत्र को राजनीतिक दृष्टि से कोई सम्मान देने की बात नहीं है, ये देश के गौरव की बात है श्रीमान, ये विश्व के कल्याण की बात है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो नैनीताल हो, मसूरी हो, लैंसीडोन हो, हरकीदून हो, चोपता श्रीमान, उसको देखने के लिए दुनिया तरस रही है। और इसलिए ये जो धरती का स्वर्ग है, जिसमें ताल है, बुग्याल है, दयारा बुग्याल, कांठी बुग्याल श्रीमान, जहाँ एक बार आदमी जाए तो वापस लौटने का नाम ले। श्रीमान आप तो गए होंगे, नहीं तो मैं आमंत्रण भी देता हूँ श्रीमान आपको। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके के पर्यटक स्थल हैं, ये जो धरती का बेशुमार सौंदर्य उत्तराखंड सहित तमाम इन 11 राज्यों में बिखेरा हुआ है, इसको संजोने की ज़रूरत है श्रीमान। हमारे डॉक्टर साहब तो आगे बैठे हैं और वो सौंदर्य को दिखाते भी है, बेदनी बुग्याल से तमाम स्थान से श्रीमान। हम हिम क्रीड़ा और जल क्रीड़ा के भी सबसे बड़े स्थान है। अभी हमारे वित्त मंत्री जी ने जो अपने भाषण में भी कहा था, अपने बजट में भी प्रस्तावित किया कि दक्षिण एशियाई देशों के लिए जो खेलों का प्रतिस्पर्धा होगी, उसमें हम अपने बच्चों को तैयार करेंगे और उसके लिए उत्तराखंड को बड़ा केंद्र माना, हिमालय क्षेत्र को अपना केंद्र माना। यदि हम हिम क्रीड़ा में जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड को देखेंगे श्रीमान, हमारा सौभाग्य है कि हमने दक्षिण एशियाई ये जो हिम क्रीड़ा है, ये सबसे पहले उत्तराखंड ओली में की थी। आज भी बहुत समृद्धता है, पूरी दुनिया हिम क्रीड़ा के प्रति आकर्षित है और वो हिम क्रीड़ा के सबसे बड़े केंद्र हैं हम दुनिया में श्रीमान। और इसलिए इसको भी जो चाहे ओली है, कश्मीर की उन वादियों को व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। जल क्रीड़ा श्रीमान, जल क्रीड़ा में हम सबसे आगे हैं इस समय भी श्रीमान। ये हिमालय का जो क्षेत्र है, चाहे कौडियाला है,
टेहरी की झील 165 वर्ग, यहाँ टेहरी की हमारी संसद बैठी हुई है, 165 वर्ग किलोमीटर की झील है श्रीमान, 165 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर जल क्रीड़ाओं का सारी दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। और चाहे वो साहसिक पर्यटन हो श्रीमान, साहसिक क्रीड़ा हो, जल क्रीड़ा हो, हिम क्रीड़ा हो, हम बड़ा केंद्र है उसके श्रीमान। अभी जो नेहरू पर्वतारोहण है श्रीमान उत्तरकाशी का, चाहे बिछेंद्र पाल जिसने पहली महिला एवरेस्ट विजेता है, और चाहे ITBP के जवान कन्हैयालाल पोखरियाल हो, दर्जनों लोग श्रीमान, चाहे ये हर्षवंती बिष्ट हों, चाहे चंद्रलेखा जी हों, दर्जनों लोग वहाँ से साहसिक करके और एवरेस्ट पर उन्होंने पताका फहराई है। और ऐसा जो केंद्र है श्रीमान वो हमारे हिमालय के केंद्र में है श्रीमान। यदि देखा जाए तो देश को इससे मजबूती मिलती है श्रीमान। वहाँ जो उद्यानिकी वानिकी है श्रीमान, जो सब्जियां हैं, जो फूल हैं, सब्जियों का पूरी घाटी की घाटी है श्रीमान। ऐसी स्वादिष्ट सब्जियां, आज लोग परेशान हो गए हैं। ये इस तरीके से वो जैविक खाद से तैयार वो सब्जियां हैं जो आदमी को स्वस्थ रखती हैं। यहाँ हमारी घाटियाँ हैं, अदरक की घाटियाँ हैं, सेब श्रीमान, यदि हमारे इस हिमालय का, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे उत्तराखंड हो, और चाहे वो हिमाचल हो, ये दुनिया में तो इससे अच्छा सेब तो कहीं मिलता ही नहीं है। ये सेब ये जो पूरी घाटी है सेब की है, अदरक, माल्टा, लीची श्रीमान, यदि देखा जाए तो अद्भुत है ये पूरा हिमालय। और इसलिए उसका व्यवस्थित वो नहीं हो पाए श्रीमान, इसलिए हमको बार बार दुख होता है। या जैव विविधता, संकर किस्म के बीज उत्पन्न होते हैं श्रीमान इस हिमालय की धरती पर, लेकिन उसका व्यवस्थित नहीं। ऐसे फूल श्रीमान उत्तराखंड की धरती पर, इस हिमालय की धरती पर होते हैं जो 6-6 महीने तक जिंदा रहते हैं। 6-6 महीने तक जिंदा रहने वाले फूल यदि धरती पर कहीं पैदा होते हैं तो वो हिमालय की श्रृंखला में पैदा होते हैं। ब्रह्म कमल जैसे है श्रीमान। बुरांस एक फूल है, बुरांस, ये हृदय रोग का अचूक बाण है बुरांस। मैं आपको विशेष करके कहना चाहता हूँ, तभी हृदय रोग, शौकत राय साहब, यदि हृदय प्रोफेसर साहब, यदि हृदय रोग किसी को हो तो बुरांस का जो पत्ता है उसका जूस पीने से सारे हृदय के रोग एक साथ खत्म हो जाते हैं। हाँ, वो मैं सुन रहा हूँ जी। और इसलिए जो ब्रह्म कमल है श्रीमान, ऐसे पुष्प होते हैं जो सुगंधित होते हैं। ये इत्र यहीं से तैयार होता है जो सुगंध को बिखेरता है, चाहे सौंदर्य प्रसाधन का हो, और चाहे वो खाद्य पदार्थ का हो, और चाहे श्रीमान दवाइयों का हो। यहाँ की जो जड़ी बूटियाँ, जो पुष्प हैं श्रीमान, यदि ये फूल को यहाँ थोड़ा सा तोड़ा जाए तो पूरा ये पूरा का पूरा जो है महकने लगेगा। ऐसे पुष्प श्रीमान हमारे हैं। हम तो खुशबू देते हैं श्रीमान, फूलों की खुशियाँ देते हैं। फूलों की घाटी है श्रीमान, 16 किलोमीटर फूलों की घाटी, कभी किसी को भरोसा नहीं होता। और सैकड़ों, 600, 700, 800 किस्म के फूल, कोई कल्पना नहीं कर सकता। देश के अंदर ऐसी भी घाटियाँ हैं। ये हमारे उत्तराखंड के अंदर श्रीमान, हमारे हिमालय की बेल्ट में, हमारे असम से लेकर के मणिपुर, मिजोरम, कश्मीर से लेकर के, और तमाम घाटियों, जिस घाटी में भी जाएंगे उन घाटियों में ऐसे फूलों की घाटियाँ दिखाई देंगी श्रीमान। शैम्पू और तेल भी होता है, उन्हीं से निकलता है। हाँ, शैम्पू और तेल भी उन्हीं से निकलता है। तो सब कुछ का बड़ा पुंज है श्रीमान। कृषि के क्षेत्र में भी अगली बार इत्र लेकर आऊँगा श्रीमान। शौकत जी को श्रीमान, कृषि के क्षेत्र में भी मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा श्रीमान। 1962 का जो हरित क्रांति हुई थी श्रीमान, वो हरित क्रांति का जनक पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय श्रीमान। ये पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय उसी धरती पर है। और इसलिए उस जमाने से लेकर के ये हरित क्रांति का, इसलिए हमारी जो ज़मीन है और जो उसमें उत्पादित होता है, चाहे बासमती का चावल हो, आज भी
हमारे क्षेत्रों में सैकड़ों राइस की मिलें हैं, आज भी वो गन्ना का उत्पादन होता है, तमाम गन्ना की मिलें हैं, लेकिन उचित नियोजन न होने के कारण और केंद्र की सही नीति न होने के कारण हमारे किसान वहाँ दम तोड़ रहे हैं। अभी हरिद्वार में हमारे गन्ना किसानों को 2-2 साल से भुगतान नहीं हुआ। जो किसान अपनी उपज को पैदा करता है वो सरकारों के सामने गिड़गिड़ाता है भिखारियों की तरह अपने पैसे के लिए। उसकी बेटी की शादी होती है, बेटे की शादी होती है, कर्ज लेता है, बैंकों के चक्कर काटता है, और जब उसका मूल्य उसको मिलता है तो बैंकों के ब्याज में ही वो चला जाता है। और इसलिए श्रीमान ये उचित नीति न होने के कारण ये परिस्थितियाँ पैदा हुई। हमारे में कभी नहीं है, हिमालय अपने में बहुत समृद्ध है श्रीमान। और मैं सोचता हूँ कि चाहे चाय पत्ती के बागान हो, चाहे बासमती के चावल हो, चाहे गन्ना की खेती हो, चाहे अदरक हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, श्रीमान हिमालय तो हर दृष्टि से बहुत शक्ति का पुंज है। और इसलिए भी हम बार बार ये महसूस करते हैं श्रीमान, क्यों नहीं देखा जाता हिमालय की ओर। टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता हिमालय को, टुकड़ों में व्यवस्था नहीं की जा सकती, टुकड़ों में नीति नहीं बनाई जा सकती श्रीमान हिमालय की। ये हिमालय जो आर का पार ये 2500 किलोमीटर के परिक्षेत्र में जो बसा है हिमालय, इसके सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक ये सभी प्रकार की एक सम परिस्थितियाँ श्रीमान, उसके लिए एक ही नीति बननी बहुत ज़रूरी है श्रीमान। संपदाएं यदि आप देखेंगे श्रीमान तो बहुत सारी संपदाएं हैं। खनिज संपदा श्रीमान, आपको ये सुनकर के आश्चर्य होगा श्रीमान, ये हिमालय के क्षेत्र में सोने की खाने हैं श्रीमान, तांबे की खाने हैं, या अबरक की खाने हैं, या चूना की खाने हैं, या ऐसे ऐसे पत्थर हैं जो सही दुनिया में कहीं दिखते भी नहीं होंगे। ऐसे महत्वपूर्ण खाने हैं। मुझे याद आता है कि अंग्रेज़ों ने 1914 में एक चमोली जिले के एक स्थान है वहाँ एक सुरंग खोली थी, और वो जो सोने की खान के जो कण मिले थे, लेकिन वो काम आधा अधूरा बना। उसके बाद कई बार खनन कोई नीति नहीं बनी, गंभीरता से लिया नहीं सरकार ने, और इसलिए वो चीज़ें जो हमारी इतनी बड़ी खाने हैं, जो हमारी संपदा है, जो हमारी खनिज संपदा है, वो भी दम तोड़ रही है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ श्रीमान, चाहे पत्थर हो, चाहे अबरक हो, चाहे तांबे, चाहे सोने की, चाहे गंधक की खाने हैं, और मैग्नीशियम की भी खाने हैं श्रीमान। और इतना ही नहीं तो थोडियम की भी खाने वहाँ पर हैं। और जो ये तोप और गोले पर जो है जो प्रयोग में आता है श्रीमान स्पिगनाइट, उसके भी खाने आज भी हिमालय में हैं, जिसके बारे में आज तक कभी चर्चा तक नहीं हुई है। इसलिए श्रीमान मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हिमालय का क्षेत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज ये सीमाएं हैं, चीन हमारे सिर के ऊपर आ गए श्रीमान। हम इसलिए 1962 में हमारी स्थिति खराब हुई थी क्योंकि हमारी सड़कें वहाँ तक नहीं थी। आज भी श्रीमान हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। चीन हमारे ऊपर आ गया है, हम अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। ये जब नीति बनेगी श्रीमान, क्योंकि ये सीमाओं से भी संबंधित है, ये बहुत ज़रूरी है। ये मौसम परिवर्तन की बात होती है और पूरी दुनिया श्रीमान बहुत चिंतित है। एयर कंडीशन बंगलों में बैठ कर के बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं श्रीमान। ये जो मौसम परिवर्तन हो गया, ये असंतुलन हो गया, ये जो धरती की उष्णता बढ़ी है श्रीमान, ये तो यदि हिमालय को बचाए नहीं गया तो पूरा आग का गोला बन जाएगा श्रीमान पूरी धरती। और इसलिए आज भी दुनिया के लोगों को समझ में आना चाहिए, जो लोग हमारे पर्यावरण हमको तो इस बात की शिक्षा देते हैं कि हम एक पेड़ भी ना काट सकें, हमको एक पेयजल योजना के लिए भी दर दर भटकना पड़ता है। हिमालय वासियों को अनुमति नहीं होती है, बहुत मुश्किल से वन भूमि हस्तांतरण होती है, तब जाकर के एक मकान भी बनाना पड़ता है। एक सड़क आज भी 80-80 किलोमीटर दूर सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है, लोग मरने को मजबूर होते हैं। लेकिन ये कहा जाता है वो पर्यावरण की रक्षा पर जो दुनिया के देश हैं श्रीमान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पर्यावरण को वो दूषित करते हैं। मेरा अनुरोध है श्रीमान, यदि हिमालय की ये टोटली नीति बनेगी, इस हिमालय की नीति न केवल इस देश बल्कि दुनिया तक को प्रभावित करेगी। और इसलिए ये जो बार बार ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, ये इसका ही नतीजा है श्रीमान।
मैं बहुत विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि 2004 में भी ट्रांस हिमालय विकास प्राधिकरण के गठन की बात हुई थी श्रीमान, जहाँ मैंने कहा कि 92 में हुई थी, 1992 में जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसके बाद 2004 में हुई, लेकिन ये कहाँ रुक रहा है समझ में नहीं आ रहा है इसको। ये 2004 में भी ये ट्रांस हिमालय प्राधिकरण बनाने की बात हुई, वो जहाँ का तहाँ खड़ा हो गया। इसलिए मैं समझता हूँ श्रीमान, हिमालय खतरे में रहेगा तो पूरी दुनिया को इससे खतरा है श्रीमान। ये हिमालय की सुरक्षा, हिमालय की सुंदरता और ये हिमालय के लोग ये देश को समर्पित हैं। सड़कों की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, यदि गांव खाली होंगे तो सुरक्षा की समस्या है। और इसलिए श्रीमान ये 2, 3, 4 चीज़ें जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मैं पहाड़ के बारे में श्रीमान, आपकी अनुमति हो तो मैं पहाड़ हूँ, कुछ लाइनों को सुनाना चाहता हूँ कि पहाड़ की क्या पीड़ा है। मैं पहाड़ हूँ श्रीमान, मैं इसलिए चुप नहीं कि मैं इतना शांत हूँ, मैं इसलिए चुप नहीं कि मैं इतना शांत हूँ, तुम नहीं जानते कि मैं कितना आक्रांत हूँ। मौन हूँ तो सिर्फ इसलिए कि कहीं मेरे शांति वन में अशांति ना आए, कहीं मंद पवन मलय समीर स्वयं तूफान बरत कर न छाए, इसलिए श्रीमान चुप हूँ। और फिर मुझे हिमालय का अनुपम धैर्य नहीं खोना है श्रीमान। कब तक परीक्षा होती रहेगी हिमालय के लोगों की? फिर मुझे हिमालय का अनुपम धैर्य नहीं खोना है। विश्व शांति का ध्वज ले यहाँ मेरा हर एक कोना है। मुझे तो देश की एकता और अखंडता के लिए जीना है। मुझे गंगा यमुना सरसा कर जहर घूंट भी पीना है। मुझे विष भ्रमण करते विषैले नाग मिटाने हैं श्रीमान। जो देश की सीमाओं पर हमारा नौजवान जब भी युद्ध होता है तो पूरा हिमालय कांपता है श्रीमान। हिमालय का सपूत पहली पंक्ति में खड़े होकर के देश की सीमा पर कुर्बानी देता है, इन विषैले नागों को कुचलने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ श्रीमान कि विष भ्रमण करते हमने विषैले नाग मिटाने हैं। मुझे तो जन जन के हृदय पटल पर समता के बीज उगाने हैं। और श्रीमान वैसे तो मेरे एक छोटी सी चीख भी पहले ला सकती है, दिगंत तो क्या ये ब्रह्मांड हिला सकती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं प्रेम, सौहार्द, एकता का पुंज ले विश्व शांति नहीं खोने दूंगा। मैं विषम परिस्थितियों में भी दृढ़ता का संकल्प ले अड़ी खड़ा हूँ। मैं देश के सौंदर्य की अनुपम बहार हूँ। मैं पहाड़ हूँ, मैं पहाड़ हूँ। मेरा भरोसा है श्रीमान कि इस तरीके के पहाड़ जो हमेशा श्रीमान मानवता के प्रति समर्पित रहे, जो देश के प्रति समर्पित रहे श्रीमान, जो देश का तन और मन दोनों को ठीक कर सकते हैं श्रीमान, जो शक्ति का पुंज है श्रीमान, चाहे वो आस्था का केंद्र हो और चाहे वो प्राणवायु देने का केंद्र हो श्रीमान, और चाहे वो पर्यावरण की पहली पाठशाला हो दुनिया की, देश की पहली पाठशाला पर्यावरण के श्रीमान। और इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूँ जोर देकर कि इस समय आवश्यकता है, देश के लिए आवश्यकता है कि हिमालय इन 11 राज्यों का एक खूबसूरत मंत्रालय बनाया जाए जो इन सारी नीतियों का निर्धारण करे, वहाँ के विकास को बढ़ाए, देश को ताकत दे। वहाँ की जो मनस्थिति हैं, जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, जो वहाँ का पर्यावरण है, जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जो वहाँ की ठाती है, उसको भी श्रीमान सुरक्षित रख सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया है श्रीमान। मैं अपनी बात को पूरी ताकत के साथ जोर दे करके हिमालय राज्यों के लिए अलग मंत्रालय के गठन की प्रार्थना करना चाहता हूँ।